नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का जश्न बीजेपी ने करीब करीब उसी अंदाज में मनाया जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी सरकार को मिली दूसरी सफलता के समय मनाया गया था। लेकिन क्या बिहार की जीत इतनी बड़ी जीत है? दरअसल चुनावी नतीजों के आंकड़ों को देखें तो ये जीत उतनी बड़ी नहीं है जितना इसे प्रचारित किया जा रहा है। इस चुनाव में बीजेपी और जेडीयू यानी एनडीए गठबंधन को 1,57,00,000 से अधिक वोट मिले हैं, तो आरजेडी और कांग्रेस तथा वामपंथी पार्टियों के महागठबंधन को 1,56,88,000 से अधिक मिले हैं। सत्ता की सफलता और विफलता का फासला महज 12,774 वोटों के अंतर से ही तय हुआ है, यानी जीत हार का अंतर मात्र 0.03% वोटों से निर्धारित हुआ है। बीजेपी को भले ही सीटें पिछली बार के मुकाबले ज्यादा मिल गई हों, लेकिन उसका मत प्रतिशत भी घटा है। 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 157 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 53 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तब उसे 24.42% वोट मिले थे, लेकिन इस बार उसे 19.46% मत मिले हैं। नीतीश कुमार ने एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान को एनडीए में रखने के बारे में सवाल के जवाब में कहा, ये तो बीजेपी के ऊपर है कि वो वोट काटने वाले को रखेंगे या नहीं। बता दें, चिराग पासवान की पार्टी ने नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त प्रचार किया था और उनके उम्मीदवारों के वोट भी काटे। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद गुरुवार को पहली बार बोलते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से उन बैलेट वोटों को दोबारा गिनने की मांग की जहां पर इन्हें अंत में गिना गया। उन्होंने कहा कि मतगणना में गड़बड़ी की गई है और जनमत महागठबंधन के पक्ष में आया है। तेजस्वी ने कहा कि 20 सीटों पर महागठबंधन बेहद कम अंतर से हारा है और कई सीटों पर 900 पोस्टल बैलेट को अवैध घोषित किया गया। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पैसा, ताकत और धोखे का सहारा लिया, लेकिन फिर भी वो 31 साल के युवा को रोक नहीं पाए। वे आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनने से नहीं रोक पाए। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा है कि कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के कारण बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बन सकी है। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा कि हमें सच को स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के कारण महागठबंधन की सरकार से बिहार महरूम रह गया। कांग्रेस को इस विषय पर आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए कि उससे कहां चूक हुई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम की बिहार में एंट्री शुभ संकेत नहीं है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना वाले ट्वीट के लिए आपराधिक अवमानना के आरोपों का सामना करना होगा। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कथित अपमानजनक ट्वीट के लिए कामरा के खिलाफ आपराधिक अवमानना का केस चलाने की सहमति दे दी है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई अहम घोषणाएं की। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत रोजगार के नए अवसरों के सृजन को लेकर ऐलान किए गए। केंद्र सरकार ने ऐसे कर्मचारियों और कंपनियों को इस स्कीम में फोकस किया है जिन्हें कोरोना से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान नौकरी गंवानी पड़ी है। स्कीम के तहत ऐसी कंपनियों को सरकार की घोषणाओं का लाभ मिलेगा जो उन कर्मचारियों को नौकरी देगी जिन्होंने 1 मार्च 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के दौरान अपना रोजगार गंवाया हो। इसके अलावा ऐसे नए कर्मचारियों को भी नौकरी देने पर लाभ मिलेगा जो ईपीएफओ में पंजीकृत हुए हों। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने ताज़ा अनुमान के बाद कहा है कि भारत में इतिहास में पहली बार तकनीकी रूप से आर्थिक मंदी आ गई है। आर्थिक मंदी से उबरने की आस लगाए बैठी भारत की अर्थव्यवस्था के जुलाई-सितंबर महीने में भी सिकुड़ने के आसार हैं। आरबीआई का ताज़ा अनुमान है कि इस तिमाही में जीडीपी में 8.6% की सिकुड़न आएगी। इससे पहले अगस्त में आई एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार पहली तिमाही अप्रैल-जून में अर्थव्यवस्था 23.9% सिकुड़ी थी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। इसी क्रम में अब पंजाब के किसान 26 नवंबर और 27 नवंबर को दिल्ली आकर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कोरोना संकट के कारण उनको इस प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने बीते 1.5 महीने से पंजाब में मालगाड़ी और यात्री ट्रेन नहीं भेजी हैं। इस वजह से राज्य में कोयला नहीं पहुंच रहा है और पावर प्लांट पूरी तरह बंद हो गए हैं। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कई बार कह चुके हैं कि मालगाड़ियां जिस ट्रैक से जाएंगी वहां उनकी सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देगी, लेकिन रेल मंत्री पीयूष गोयल इसके लिए तैयार नहीं हैं। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद अब भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब खबर है कि पश्चिम बंगाल में फिर सियासी पारा चढ़ गया है। यहां कैबिनेट मंत्री शुवेंदु अधिकारी ने बगावती तेवर दिखाए हैं। उनके अलावा ममता के 4 मंत्री भी कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचे हैं।
शुभेंदु अधिकारी वही नेता हैं जिन्होंने नंदीग्राम में पार्टी लाइन से हटकर रैली में हिस्सा लिया था। दूसरी तरफ बीजेपी ने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस के 10 मंत्री उसके संपर्क में हैं। साथ ही 2 दर्जन टीएमसी विधायक के भी अपने समर्थन में होने की बात कही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ है। गुरुवार को यह हमला उस वक्त हुआ जब उनका काफिला अलीपुरद्वार जिले से गुजर रहा था। यहां प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों ने काफिले को काले झंडे दिखाए और वाहनों पर पत्थर मारे। इस दौरान वापस जाओ के नारे भी लगाए गए। इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है। दिलीप घोष ने न्यूज 18 इंडिया को बताया कि वो और उनके कार्यकर्ता ठीक हैं, किसी को कोई खास चोट नहीं आई है। इधर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि बंगाल राज्य में हिंदुओं का रहना मुश्किल हो गया है। मशहूर फिल्म अभिनेता आसिफ बसरा ने आज गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खुदकुशी कर ली है। टीवी और फिल्मों के एक जाने माने अभिनेता आसिफ धर्मशाला में रह रहे थे। एक्टर ने यह खुदकुशी आज दिन में सुबह 11:30 बजे की। पबजी मोबाइल गेम भारत में वापस आ रहा है। साउथ कोरियन कंपनी पबजी कॉरपोरेशन ने ऐलान कर दिया है कि कंपनी भारतीय मार्केट के लिए नया गेम लेकर आ रही है जो भारत के लिए ही बनाया गया है। इस बार चीनी कंपनी के साथ कंपनी की कोई पार्टनरशिप नहीं होगी। भारत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाई गई कोविशील्ड वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल कर रही कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने इस वैक्सीन के तीसरे और अंतिम फेज के क्लिनिकल ट्रायल के लिए सभी 1600 कैंडिडेट्स के एनरोलमेंट को पूरा कर लिया है। सीरम इंस्टीट्यूट और ICMR ने ऐलान किया है कि भारत में कोविशील्ड के फेज 3 यानी फाइनल क्लिनिकल ट्रायल के लिए एनरोलमेंट का काम संपन्न हो गया है। इससे इस वैक्सीन के जल्द आने की उम्मीद बढ़ गई है। भारत में एक दिन में लगभग 48,000 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 550 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 86,83,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,28,000 से ज़्यादा हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,89,000 के पार हैं। जबरदस्त कोरोना संक्रमण की चपेट में आई दिल्ली में बेड कम पड़ने की समस्या के समाधान के लिए हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला किया है। अदालत ने कहा है कि 33 निजी अस्पतालों में 80% ICU बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखे जा सकते हैं। कोर्ट का फैसला ऐसे समय आया है जब दिल्ली में हर रोज अब 8,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले आने लगे हैं और ऐसी रिपोर्टें हैं कि अधिकतर अस्पताल ICU मरीजों से करीब करीब भरने वाले हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,22,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 12,83,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल 3,66,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।